प्रिय छात्रों, मैं ब्रजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से आज आपको समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक के अंतर्गत समकालीन विश्व में सुरक्षा नामक अध्याय पे चर्चा की जाएगी। सुरक्षा जानने से पहले एक छोटा सा आपको कोटेशन मैं थॉमस हॉब्स का बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा है कि जीवन एक ऐसा अवकाश नहीं है जिसमें सुरक्षा के साधनों को एक बार में ही खोज लिया जाए। यहाँ सुरक्षा के साधनों को पग पग पर खोजना पड़ता है, यानी आपको जीवित रहना है तो सर्वाइवल के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आज इस चैप्टर में या इस अध्याय के अंतर्गत आप देखेंगे कि सुरक्षा के आयाम कैसे समय के साथ साथ बदल गए हैं। पहले जहां सुरक्षा का मतलब केवल पारंपरिक तरीकों से लिया जाता था, पारंपरिक तरीकों के बारे में आपको यहाँ भी बताया जाएगा। आज सुरक्षा की व्यापक अवधारणा बदलते बदलते गैर पारंपरिक शब्द भी जुड़ गया है। आइए चलते हैं, सुरक्षा के बारे में चर्चा करने से पहले एक ये फिगर देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पे शरणार्थियों की समस्या दिखाई गई है, कहीं बाढ़ की समस्या दिखाई गई है, कहीं आपको आर्मी या सेना को भी दिखाया गया है, कहीं खाली प्लेट्स दिखाए गए हैं जो गरीबी को भी इंगित करती है। यानी आपको परंपरागत के साथ साथ इस फिगर में गैर परंपरागत सुरक्षा के तत्वों का भी एहसास कराया गया है। अब हम चलते हैं सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं, आपको बताते हैं। वर्तमान समय में सुरक्षा एक व्यापक और जटिल संकल्पना बन गई है। इसमें संदर्भी का दायरा बढ़ गया है। जहां परंपरागत धारणा में सुरक्षा का मुद्दा केवल दूसरे राष्ट्रों से था, वहीं अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा का मुद्दा अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति से जोड़कर देखा जाता है। यानी आज सुरक्षा की जो संकल्पना है वो बहुत ही विस्तार हो गया उसका, या बहुत ही व्यापक हो गई। पहले हमने भी आपको पीछे चर्चा किया कि पहले सुरक्षा का मुद्दा क्या था कि देश के बाहर से हमें खतरा था, यानी दूसरे देश से हमें खतरा होता था। लेकिन आज आप देखेंगे, या अभी हाल फिलहाल के परिदृश्य में आप देख रहे हैं, सबसे ज्वलंत उदाहरण इसका एक कोरोना, एक वैश्विक महामारी जिसे आप कोरोना बोल रहे हैं, उससे सारा विश्व आतंकित है। क्या है? ये भी एक सुरक्षा का ही वातावरण जिसमें कोरोना से आज हम लड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आइए देखते हैं सुरक्षा का अर्थ क्या है। पहले सुरक्षा से तात्पर्य है कि खतरे से आज़ादी। सुरक्षा का विषय जीवन के केंद्रीय मूल्यों से है, गंभीर खतरों से जुड़े हुए मामले। केंद्रीय मूल्य आप समझते ही हैं, जिससे मानव अस्तित्व को क्षति पहुंचे। एक व्यक्ति के लिए केंद्रीय मूल्य क्या हो सकता है? जैसे उसके आत्मरक्षा या संपत्ति इत्यादि की सुरक्षा। राष्ट्र के लिए क्या है? राष्ट्र के लिए संप्रभुता उसका केंद्रीय मूल्य हो सकता है। ठीक, एक विवादग्रस्त धारणा है, इसको दो कोटियों में रखा जा सकता है। पहले आइए देखते हैं सुरक्षा की परंपरागत धारणा। इसमें हम क्या शामिल करते हैं? इसमें सैन्य खतरे को शामिल किया जाता है। खतरे का स्रोत क्या होता है? दूसरा राष्ट्र। अभी हमने आपको बताया, जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य को खतरा पैदा करता है। अभी हमने आपको केंद्रीय मूल्य बताया, व्यक्ति के बारे में भी, और राष्ट्र का केंद्रीय मूल्य क्या है? उसकी संप्रभुता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, क्षेत्रीय अखंडता हो गई। तो इन चीज़ों के अस्तित्व पे संकट आए तो समझ लीजिए कि ये सुरक्षा की बात चल रही है। अब कोई राष्ट्र जब सुरक्षा को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास कुछ विकल्प होंगे, जैसे युद्ध। अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कोई भी राष्ट्र सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बातचीत या डायलॉग प्रोसेस के माध्यम से इन संकटों को टाला जाए। अगर जो ये बातचीत के माध्यम से नहीं टाले जा सकते हैं तो क्या होता है? एकमात्र विकल्प बचता है युद्ध का। अब युद्ध में भी आप देखिए तीन विकल्प होते हैं। पहला आत्मसमर्पण। सपोज दैट, या मान लीजिए कि कोई राष्ट्र छोटा है या बहुत ही कमजोर है दूसरे राष्ट्र के बनिपस्त या सापेक्ष, तो वो क्या करेगा? लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण करना बेहतर समझेगा। दूसरा है युद्ध से क्षति को बढ़ावा देना। मतलब युद्ध तो हो
तो उससे इतनी ज़्यादा क्षति हो जाए कि सामने वाला जो आक्रमणकारी है वो क्या करे, इस क्षति को देखते हुए पीछे हट जाए, यानी आत्मसम्मान हमारा बचा रह जाए, उसका भी बचा रह जाए। दूसरी चीज, एक अपनी रक्षा करना, डिफेंस जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो हम पूरी तरह से अपनी रक्षा करेंगे, उसको पराजित करेंगे। ये हो गया आपको 3 विकल्प। अब जाहिर सी बात है कि आत्मसमर्पण वाला विकल्प कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इसको हम चुने, क्योंकि इससे देश के आत्मगौरव को क्षति पहुंचेगी और देश के स्वाभिमान को धक्का लगेगा। इसी तरह युद्ध से क्षति को भी बढ़ावा देना, यानी बराबरी का जो दर्जा है, कोई भी राष्ट्र चाहता है कि मतलब किसी भी तरह से इस धारणा को बदली जाए या अपनी सुरक्षा की जाए, तो इन दोनों विकल्पों को चुनेगा। अब सुरक्षा नीति का एक तत्व तो शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, इसको बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है, और यह एक तरह से यूरोपीय राजनीति का एक हिस्सा हुआ करता था। कभी फ्रांस, कभी ब्रिटेन, ये मुख्य रूप से शक्ति संतुलनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए। यहाँ हमें बस इतना जानना है कि कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन के माध्यम से अपने शक्ति को बढ़ाना चाहता है। अपने अगल बगल के घेरे में जो भी राष्ट्र अगर जो उससे मजबूत है, तो शक्ति संतुलन के द्वारा वह शक्ति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। इससे भी सुरक्षा बनी रहती है। फिर सुरक्षा नीति का एक तत्व तो गठबंधन बनाना है। गठबंधन भी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। जो राष्ट्र समझते हैं कि अगर जो हम सही स्थिति में नहीं हैं और हमें अन्य राष्ट्रों का सहयोग चाहिए, तो गठबंधन का भी सहारा लेते हैं, या अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन जरूरी होता है, उस गठबंधन पे अमल करते हैं। यहाँ एक चीज़ आप ये भी जानिए, शक्ति संतुलन और गठबंधन में अंतर क्या है। गठबंधन एक लिखित संधि होती है और ये पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पे आधारित होता है। जैसे एक उदाहरण अभी आपको हम नीचे बता रहे हैं। 1980 के दशक में अमेरिका ने इस्लामी उग्रवाद को प्रोत्साहन दिया। एक गठबंधन आधारित था। यहाँ पे इसने सोवियत रूस को नियंत्रित करने के लिए इस्लामी उग्रवाद को समर्थन दिया। लेकिन जब 2001 में 9/11 की घटना यानी आतंकवाद की घटना अमेरिका में, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उसने क्या किया, इस प्रश्रय को देना बंद कर दिया और उन जो आतंकवादी संगठनों को एक प्रश्रय देते थे उनके खिलाफ एक तरह से युद्ध की घोषणा कर दी। और आप आगे आके चल के देखेंगे कि अलकायदा के जो मुखिया थे ओसामा बिन लादेन, वो अमेरिका द्वारा ही मारे भी गए। तो गठबंधन क्या है, ये भी राष्ट्रीय हित पे आधारित होता है और कोई भी राष्ट्र अपने हितों को पूर्ति के लिए इसका सहारा लेता है। अब परंपरागत धारणा में राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए खतरे का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे खतरे का कारण है, ये भी देख लीजिए आप। चूंकि विश्व में कई सारे राष्ट्र हैं और कोई भी राष्ट्र इस स्थिति में नहीं है कि वो सबके लिए एक नियामकी संस्था का कार्य करे। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस तरह की एक व्यवस्था माना जाता है, लेकिन वो भी विश्व में अपने सदस्य देशों के द्वारा आर्थिक सहायता के द्वारा वो चलता है। परिणाम स्वरूप वह इस तरह के एक नियंत्रक और नियामक की भूमिका नहीं निभा पाता है। परिणामतः अगर जो हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अराजक अर्थव्यवस्था है। उसमें जो शक्तिशाली है उसी की बात मानी जाती है। जो छोटे राष्ट्र हैं वो किसी तरह से अपने हितों की पूर्ति करते हैं, उसके लिए वो शक्ति संतुलन का सहारा लें या गठबंधन का सहारा लें या बड़े देशों के साथ समर्थ होकर। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी इस सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब पारंपरिक धारणा में आप आंतरिक सुरक्षा देखिए। एक यहाँ छोटा सा फैक्ट्स आपको दिया जा रहा है कि विश्व में जो सशस्त्र संघर्ष है उसमें 95% अब तक आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। 1946 से 1991 के बीच में गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। यहाँ एक तथ्य आप जानिए कि जब शीत युद्ध का दौर था या 1940 से 50 के दशक में, उस समय मेन समस्या क्या थी, जो सुरक्षा की लिए मेन खतरा था वो किससे था, बाहरी राष्ट्रों से था। चूँकि शीत युद्ध का दौर था, इसी समय
कुछ नए नए देश आज़ाद भी हो रहे थे, जैसे हम भी इसी दौर में आज़ाद हुए। हम भी मतलब भारत, हमारा देश, विकासशील देशों के अंतर्गत जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने कई समस्याएं आ गई। जैसे बाहर से उनको सीमा पार युद्धों को झेलना पड़ा, अपने देश के अंदर भौगोलिक परिस्थिति के अंदर भी उनको गृह युद्धों का भी सामना करना पड़ा। अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रों की मांग या अलगाववाद की मांग को लेकर इसको झेलना पड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने यहाँ भारत से देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो तुरंत ही इसको पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर भी युद्ध झेलना पड़ा। और आज भी आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पर छिटपुट अलगाववाद की समस्याएं हैं। ये इस तरह की घटनाएं अधिकांश विकासशील देशों में हुई। बाहरी संघर्षों में जितनी क्षति हमें नहीं हुई, उससे ज़्यादा आज आंतरिक संघर्षों में क्षति हुई। तो सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आज भी आप देख रहे हैं, भारत का उदाहरण अगर देखा जाए तो नक्सलवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, पूर्वोत्तर में भी इंसर्जेंसी, विप्लव जिसको बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा जनधन की क्षति होती है। तो यह भी एक सुरक्षा के लिए खतरा है जो आंतरिक है, मतलब बाहर से तो हम लड़ ही रहे हैं और आंतरिक समस्या भी हमारे सामने मुंह उठाए खड़ी हुई है। अब सुरक्षा के पारंपरिक तरीके देख लीजिए। सीमित हिंसा का प्रयोग सुरक्षा के लिए, वैसे तो हिंसा का प्रयोग सर्वथा त्याज्य है, मतलब हिंसा का जो साधन है वो सबसे अंत में होना चाहिए अगर सारे विकल्प बंद हो गए हो तो। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के समर्थक हैं या जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, उनका भी ये माना जाता है, या यूरोपीय परंपरा में जो बात उठती है हिंसा की या युद्ध की, उसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आत्मरक्षा के लिए या दूसरों की सहायता के लिए ही युद्ध का सहारा ले सकता है। तो इस तरह से सीमित हिंसा का प्रयोग पर बल दिया जाता है। सहयोग मूलक धारणा पर बल। आज के वैश्विक परिदृश्य में, भूमंडलीकरण के युग में, चूंकि सभी देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से या यूएनओ जैसी संस्था आप देख रहे हैं, उसके माध्यम से सुरक्षा के तरीकों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा भरोसा बहाली के उपाय, ये कुछ टर्म्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं। शांति के लिए इसको अपनाया जाना भी बहुत जरूरी है। अब इनको देख लीजिए आप। निशस्त्रीकरण क्या होता है? कुछ खास किस्म के हथियारों के प्रयोग से बचना, जिनका हम यूज न करें या प्रयोग न करें। जैसे जैविक हथियार संधि, इसके लिए एक संधि हुई जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 में। रासायनिक हथियारों का हम प्रयोग न करें, CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992 में हुआ। अभी तक 155 देश BWC तथा 181 देश CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। अस्त्र नियंत्रण, इसमें कुछ खास किस्म के अस्त्रों को सीमित किया जाए। कुछ खास किस्म के अस्त्र, मतलब जैसे विश्व में शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए ये अस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इस संधि का प्रयोग किया गया। इसके अंदर भी देख लीजिए आप, ये संधियाँ चूंकि शीत युद्ध के दौर की घटनाएं हैं और स्वाभाविक सी बात है कि अधिकांश संधियाँ शक्तिशाली देशों के बीच में, उस समय के शक्तिशाली देश आप समझ रहे हैं, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत रूस था, जो वर्तमान में जिसका उत्तराधिकारी रूस है, इनके बीच में हुआ। जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में आई। इसी तरह साल्ट एक संधि 1972 में आई। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट 1972 में आई। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1968 में आई। अब यहाँ ये सारी संधियाँ क्या थी? आर्म्स यानी शस्त्रों के नियंत्रण के लिए की गई थी। यहाँ एक NPT के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूंगा कि परमाणु अप्रसार संधि, यह भारत क्यों इसका विरोध करता है। पहले तो जान लीजिए है क्या। यह साधारण शब्दों में कहें तो परमाणु अप्रसार यानी परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकना है, और इसके लिए 1968 में संधि लाई गई थी। इसमें यह माना गया था कि जो इससे पहले 1968 से पहले जो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, उनको प्रयोग करने की या परमाणु शस्त्र रखने की छूट है, लेकिन उसके बाद के लोगों को नहीं होगी, यानी 1968 के बाद के लोगों को नहीं होगी। भारत इसका विरोध करता है कि ये संधि भेदभाव मूलक है और विकसित या शक्तिशाली देशों के पक्ष में यह संधि बोलती है,
और विकासशील देश जो अपना विकास कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अब एक और चीज़ है विश्वास बहाली। विभिन्न देशों के बीच में सुरक्षा को खतरा तब उत्पन्न होता है जब किसी बात पे अविश्वास पैदा हो। जैसे इसका भी उदाहरण हम भारत पाकिस्तान या सबसे अच्छा उदाहरण सोवियत रूस और अमेरिका से दिया जा सकता है शीत युद्ध के दौरान में। जब हॉटलाइन की व्यवस्था नहीं थी तो एक समय ऐसा आया था कि लगा कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध की आशंका ने जन्म ले लिया था और यहाँ तक कि दोनों क्षेत्रों में मिसाइलें तानने की भी बात हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे विश्वास बहाली यानी CBM जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के द्वारा सूचनाओं और विचारों के नियमित आदान प्रदान करके इस तरह के टकराव को रोका जाए ताकि सुरक्षा बनी रहे। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा देख लीजिए। अभी हमने आपको शुरू में बताया कि आज सुरक्षा एक व्यापक संकल्पना बन गई है और अभी आपने शुरू में इसमें पढ़ा कि सुरक्षा जो है किस चीज़ से जुड़ी हुई है, केंद्रीय मूल्यों से जुड़ी हुई है। आज हमारे केंद्रीय मूल्य परंपरागत धारणा से तो जुड़े ही हैं, मतलब खतरा उनको है, लेकिन इसके साथ साथ गैर परंपरागत चीज़ों से भी इनको खतरा हो गया। अब इसके अंतर्गत मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसमें संदर्भी का दायरा बड़ा हो जाता है। अभी हमने बताया संदर्भी का तात्पर्य यहाँ है सुरक्षा किसकी और किससे। इसे देख लीजिए, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और बर्ड फ्लू के कारण 1990 के बाद के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा का जन्म हुआ। मतलब जो गैर परंपरागत खतरे हैं वो तमाम तरह के डिजीज, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन का मुद्दा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। इसी की सुरक्षा, इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए 1990 के दशक में वैश्विक सुरक्षा की धारणा का जन्म हुआ। इसमें सभी के प्रयास द्वारा राष्ट्रों की सुरक्षा की बात की गई है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए यहाँ पे कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है या वैश्विक ताप वृद्धि होती है, 1 से 2 डिग्री का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के रोकने से तो रुकेगी नहीं, तो इसके लिए करार किया जाए और सभी देश मिलकर इसके लिए सहयोगमूलक कदम उठाएं ताकि छोटे और विकासशील देशों की जो पर्यावरणीय क्षति है या जो उनके अस्तित्व पे संकट है उस समस्या को दूर किया जा सके। अब देख लीजिए यहाँ पे अपारंपरिक धारणा में खतरों के स्रोत क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अभी हमने आपको बताया, मानवाधिकार का हनन का मुद्दा है, वैश्विक निर्धनता है और वैश्विक बीमारियां। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। अभी हमने आपको 9/11/2001 की घटना वर्ल्ड ट्रेड पे बताया, उसके बाद से यह परिभाषा गढ़ी गई। यद्यपि हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे तो आतंकवाद की समस्या 80-90 के दशक से ही शुरू हो जाती है। तो ये आज के समय में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सभी राष्ट्र इससे परेशान हैं और पूरे विश्व में इसने व्यापक तबाही मचाई हुई है। मानवाधिकार का के मुद्दा से पहले ये देखिए, विश्व की 2 मेजर समस्याएं एक कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है। एक तो आतंकवाद हो गया है और दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। कैसे इनको नियंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं से हम दूर हो सके और व्यक्ति की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संभव हो सके। मानवाधिकार का मुद्दा, व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार हनन, तो मानवाधिकार क्या है? सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार मिले होते हैं, उनके द्वारा उनको जीने की आज़ादी है। यहाँ पे आप देखिए एक फैक्ट यहाँ भी दिखा रहे हैं। 1990 के दशक में रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना द्वारा रक्तपात हुआ। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ से मानवाधिकार हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करने की मांग पड़ी कि अगर जो इस तरह के कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करे, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन यहाँ भी ये बात फिर पुनः उठे कि मानवाधिकार का हनन कैसे डिफाइन किया जाए। जो बड़े राष्ट्र हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो मानवाधिकार, उनके समर्थन में अगर जो मानवाधिकारों का हनन होता है तो वो बोलते हैं जो छोटे राष्ट्र हैं उनके मानवाधिकारों की कोई बात नहीं करता है। तो इन चीज़ों पे भी व्यापक सहमति नहीं बन पाई। अभी आप संयुक्त राज्य अमेरिका का ही उठा लें, आतंकवादियों
से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के संदर्भ में उसने व्यापक मानवाधिकार का हनन किया, या जहां भी आप देखते हैं लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे पे ही अनेक देशों में अपनी सेना को खुलेआम छूट दे देता है, या उसकी सेना वहाँ चली जाती है। खासतौर से आप गल्फ कंट्रीज में देखें, ये भी एक विवाद का विषय है कि किसको सही माना जाए। अब यहाँ देख लीजिए, गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। इससे पहले एक चीज और, वैश्विक निर्धनता। विश्व में सबसे बड़ा खतरा है गरीबी से भी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के लोग ज़्यादा अमीर हैं या धनाढ्य हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के लोग ज़्यादा गरीब हैं। गरीबी की वजह से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई। आप अफ्रीका का उठाकर देख लीजिए, वहाँ गरीबी एक विकराल समस्या है जिसके कारण आंतरिक अशांति भी छाई हुई है। सभी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है आज के भी समय में। थोड़े थोड़े अन्न के लिए शस्त्र उड़ जाते हैं। विकासशील देशों में वैश्विक निर्धनता जिसको बोल रहे हैं, विकासशील देशों में ये गरीबी ज़्यादा है। आज भी आप अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों में देख लीजिए कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। दूसरे तरफ आप ये देखिए कि विश्व की जो 80% आबादी है, अगर जो संपन्नता का पैमाना मांगे तो विश्व की जो 80% आबादी है वह 20% ऊर्जा का उपभोग करती है, और जो विश्व की 20% आबादी यानी उत्तरी गोलार्ध में लोग रहते हैं वह विश्व के 80% ऊर्जा का उपभोग करते हैं। अब इसी से आप किसी की संपन्नता का और किसी की विपन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। तो गैर पारंपरिक खतरों में एक वैश्विक निर्धनता भी मुख्य है। इसके वजह से भी राष्ट्रों को और व्यक्तियों को खतरा है। वैश्विक बीमारियां आज के समय में समस्याएं साझी हैं। जब सहयोग साझा है तो समस्याएं भी साझी हैं। आप देखेंगे भूमंडलीकरण के युग में प्रत्येक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसी वजह से आज जो डिजीज भी हैं वो भी ग्लोबल हो गई हैं। अभी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हम कोरोना के रूप में देख सकते हैं, जो चीन के वुहान से चलकर पूरे विश्व में व्यापक तबाही मचा दिया, और अभी तक वर्तमान तक इसके बारे में कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाया। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये चीजें पहुंच गई और सारा विश्व परेशान हो गया। ये समस्याएं आप देख सकते हैं ये गैर परंपरागत धारणा में है। अब भारत की सुरक्षा नीतियों के बारे में भी देख लीजिए। भारत को खतरा कैसे है? पारंपरिक भी है और गैर पारंपरिक भी है। पारंपरिक में आपको वही सीमा विवाद और दूसरे राष्ट्रों से खतरा है। गैर पारंपरिक में तमाम तरह की बीमारियां, गरीबी इत्यादि ये सब चीजें आ जाएंगी। अब सुरक्षा नीति के 4 घटक क्या बनाया भारत ने? पहला है बाहरी खतरों से निपटने के लिए हमने क्या किया है कि सैन्य क्षमता को मजबूत किए हैं। हम अपने सीमा या संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने सैन्य क्षमता को अत्यधिक मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में हमने परमाणु क्षमता का भी संवर्धन किया अपने। दूसरा, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत किया। जैसे हम अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, जैसे यूएनओ में हमारी भागीदारी, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण है। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने समय समय पर बात किया है और तमाम संधियों को प्रोत्साहन दिया है। आज के समय में जो जलवायु सम्मेलन जितने भी हैं उन सभी संधियों के हम प्रमुख हिस्सेदार हैं, और विश्व के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए भी हमने तैयारी की है। और लास्ट है समावेशी विकास प्रबंध। हमने अभी बताया आपको कि विकासशील देशों की एक मेन समस्या जिससे खतरा है वो क्या है? गरीबी। हम यानी भारत ने क्या किया है कि अपने राष्ट्र, अपने लोगों को विकास के लिए समावेशी विकास की संकल्पना पर बल दिया है। मतलब सबका, जो समाज का वंचित वर्ग है उसका भी विकास हो, उसको भी तरक्की के पथ पे चलने का मौका मिले, और आर्थिक क्षेत्र में उसका भी समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़कर उसको भी देखा जाए, ताकि जो समाज का अपवंचित वर्ग है
उसमें कहीं भी रोष या भय उत्पन्न न हो, जिससे समाज में एक एकता बना रहे। तो प्रिय छात्रों, आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।